बाय वाई ज्ञान ज्योति। यसको कुपन चमत्कारी छ। वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. Have a life kara enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology ले बन्छ solid cement. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत है। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। खफा भी करते हैं, वफा भी करते हैं, अपने प्यार को वो आंखों से बयां भी करते हैं। न जाने कैसी नाराजगी है उनकी हमसे, हमें खोना भी चाहते हैं और पाने की दुआ भी करते हैं। अब कुछ गतिविधियां। नेपाल को नयो बणनियो संविधान में मारवाड़ी भाषा ने अलग से मान्यता देने के लिए और मारवाड़ी जाति ने नेपाली मारवाड़ी के रूप में घोषणा करने के लिए झापा का मारवाड़ी लोग जिला प्रशासन कार्यालय झापा में ज्ञापन पत्र प्रस्तुत किया। झापा के बिरता मोड़ से मोटरसाइकिल और कार रैली के रूप में भद्रपुर गया और सीडीओ तेज प्रसाद पौडेल ने ज्ञापन पत्र दिया। ज्ञापन पत्र में मारवाड़िया ने मधेसी समुदाय के रूप में नहीं अलग से पहचान देने के लिए अनुरोध करो गयो है। आशा करा या मांग ने सकारात्मक रूप में लियो जावगो। अब आगे आज का अतिथि से बातचीत, लेकिन आज का अतिथि को परिचय कराने से पहले आओ थोड़ी बहुत उना के बारे में जाना। बच्चा के अधिकार के बारे में समय समय में चर्चा होती रहा है। कई संस्था इन विषय न उठाती रहा है, चाहे वो बच्चा को अधिकार हो, चाहे बाल श्रम शोषण हो या फिर बाल बच्चा को मानसिक शोषण हो। यही सब बातें लेकर के बच्चा में होने वाली ज्यादतियां से लड़ने के लिए आज से करीब 25 वर्ष पहले एक व्यक्ति आगे बढ़ो, वो थो कैलाश शर्मा। जो बाद में जाकर के कैलाश सत्यार्थी के रूप में परिचित होते चले गयो। इन समस्या से लड़ने के लिए बाल बचाओ आंदोलन शुरू करो और शुरू में बहुत सी लड़ाई करनी पड़ी कैलाश ने। भारतीय नागरिक कैलाश सत्यार्थी नेपाल से भी बहुत पहले से जुड़ा व्यक्ति है। नेपाल से भारत में सर्कस में काम करने के लिए जानिया बच्चा ने मुक्ति दिलाने में सफलता हासिल करके चर्चा पाया, लेकिन इन व्यक्ति की चर्चा पहले खास को नहीं होती। अब 25 वर्ष के अंतराल के बाद ई व्यक्ति की चर्चा विश्व भर हो रही है। आप लोग कुछ दिन पहले सुना होगा विश्व चर्चित नोबेल शांति पुरस्कार 2014 जीतनिया एक व्यक्ति को नाम कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की यूसुफ मलाला। आज के दिन स्थिति यह है, हर बड़े से बड़ो पद को व्यक्ति भी कैलाश सत्यार्थी से मिलने के लिए आतुर है और एक फोटो खिंचवाने के लिए भी। कैलाश सत्यार्थी हाल ही में नेपाल आया था और नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद 10,000 से ज्यादा विदेशी निमंत्रणा ने छोड़कर पहलो विदेश भ्रमण नेपाल को किया। वो अवैध शस्त्रों का व्यापार करता था, अवैध दवाइयों का व्यापार करता था और लड़कियों का भी तो व्यापार करता था। यहाँ से कई लड़कियों को चुरा के बहला फसला के ले जाता था और वेश्यालयों में बेचता था और सर्कस में कुछ लड़कियों को रखता था।
हम सर्कस के अंदर घुसे तो सर्कस मालिक बड़ी चतुराई से हमें अंदर तक ले गए। मेरा बेटा भी था जो वकील था और कुछ इस तरह के कामों में हमारे साथ समय दे रहा था, और हमारे साथी थे, नेपाल के साथी थे। अंदर तक हमको ले जाया गया और वहां अचानक हमारे ऊपर गाली गलौज हमला शुरू हो गया। सर्कस मालिक ने अपनी बंदूक निकाल ली और मेरे सिर पर रख दी। मां रोई जा रही थी, चीखे जा रही थी बाहर अपनी बेटियों के लिए। उनकी हृदय बदारक आवाज कोई सुनने वाला नहीं था। शायद भगवान को रहम आ जाए, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। सिर पीट के सिर में चोट लगा ली 2 माह में, एक पिता ने। मुझे उस पिता में जनक याद आ रहे थे जो बाहर खड़ा अपनी बेटी के लिए पुकार रहा था। और मालिक जब बंदूक चलाने ही वाला था, पिस्टल मेरे सिर पर रखकर, अचानक वहां इस तरह के टीवी चैनल जो सामने खड़े हैं, एक हमारे देश का बहुत जाना माना टीवी चैनल है आज तक, उसका एक कैमरा चल रहा था। तो एक पुलिस वाले ने आगाह किया कि देखो ये कैमरा चल रहा है, रोको, तुम तो एविडेंस क्रिएट कर रहे हो, तुम तो सबूत दे रहे हो, सारे फोटो खींच रहे हैं। तो उसने ये तो रख दिया उठाकर, लेकिन इतने गुस्से में था कि उसने चिल्ला के कहा कि मार डालो इन्हें। वो भी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। हम सबको बुरी तरह पीटा गया, माँ बाप को भी, हमें भी। मैं वो सौभाग्यशाली हूं, शायद दुनिया में कोई नहीं होगा। पिटाई के बाद जब वो हमको सड़क पर तड़पता हुआ, खून से सना हुआ छोड़ के चले गए, तो मेरा खून और मेरे बेटे का खून, नेपाल के आए हुए हमारी बहन का खून, सब एक साथ मिला। राहगीर उठा के हमको ले गए अस्पताल के अंदर। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मैं और मेरा बेटा पड़ा हुआ था जवान। हमको पता नहीं था कि हमें कहां चोटें लगी, हमें से कौन बचेगा कौन मरेगा। थोड़ा होश आने के बाद हमने एक दूसरे को देखा, मुस्कुरा के पूछा कि भाई ठीक है। जब ये सारी कहानी अखबारों में छपी तो हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने इस मामले को उठाया और पुलिस को निर्देश दिए कि इन सारी लड़कियों को आजाद कराया जाए। कोर्ट की मदद से लड़कियां आजाद हुई। यो उड़ा को नेपाल के बच्चा के प्रति को स्नेह थो। एक छोटो सो ब्रेक ले रहा हाँ। ब्रेक के बाद अतिथि से परिचय करवाऊंगा आपको। यो हप्ता को दर्शक प्रश्न। मह जोड़ी का 2 पात्र मध्ये एक हरिवंश आचार्य हुन् भने अर्को पात्र को हुन्? ऑप्शन ए मदन कृष्ण श्रेष्ठ, ऑप्शन बी मदन दास श्रेष्ठ, ऑप्शन सी संतोष पंत,
र अप्सन डी मनोज गजुरेल। दिएका अप्सनहरूमध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, सेन्चुरी कुरमुरेको गिफ्ट ह्याम्पर प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई, कलर्स मोबाइल X18 हिरो प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई, सीजी को हटपट प्रत्येक महिना 1 जनालाई, विभिन्न विशेषता भएको आईएफपी को माइक्रोवेभ ओभन प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको स्वागत है। आप लोग समझ ही गया आज का अपना अतिथि कौन है। नोबेल शांति पुरस्कार 2014 से सम्मानित व्यक्तित्व कैलाश सत्यार्थी, जो कि पहले कैलाश शर्मा के नाम से जाना जाता था, बाद में ये कैलाश सत्यार्थी के नाम से जाना जावा है। और ये बच्चा के लिए जो लड़ाई लड़ी है वह एक स्वागत योग्य कदम है। आओ कार्यक्रम में इना को स्वागत करा और इना से बहुत सी बातें करांगा। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और नेपाल की जनता और हमारे चैनल और मेरी व्यक्तिगत रूप से आपने जो नोबेल प्राइज जीता है, प्राप्त किया है, सम्मानित हुए, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको शुभकामना देता हूं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये जो नोबेल प्राइज आपने पाया है, इससे आप अपने एडिशनल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहे हो? देखिए, पहले से ही हम 140 देशों से ज़्यादा में काम करते थे, लेकिन पिछले 2 महीनों में जिस तरह की जागरूकता बढ़ी है बच्चों के प्रति हिंसा के खिलाफ, बच्चों की शिक्षा के लिए, बाल मजदूरी, गुलामी के खिलाफ, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और दुनिया भर में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनको लोग जानते भी नहीं हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो रोज़ रोज़ समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ा है, उसकी अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। चूँकि ये मुद्दा अचानक पूरी दुनिया के सामने आया है, भले ही मेरे माध्यम से सही, भले ही नोबेल प्राइज़ के माध्यम से सही, लेकिन लोग जानने लगे हैं कि ये बहुत बुरा हो रहा है समाज में, बच्चों के साथ सारी दुनिया में, और इसमें कुछ समाधान करना चाहिए, चाहे वो राजनेता हों, चाहे बुद्धिजीवी हों, चाहे पत्रकार हों। तो अब हमारी जिम्मेवारी भी बढ़ी है। पहली तो नैतिक जिम्मेवारी है कि हम इस अवसर का पूरा उपयोग करें ताकि इस समस्या का समाधान कर सकें, और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि दुनिया भर के बच्चे, युवक लोग और सामाजिक कार्यकर्ता जो समझ रहे हैं कि ये उन्होंने ही प्राप्त किया है, वो इसमें शामिल कैसे हों। ये एक और बड़ी चुनौती है। तो ये जिम्मेवारी हमारे ऊपर बढ़ी हैं, और मैं शुरू से मानता हूँ कि ये बच्चों की दास्ता ख़त्म होकर रहेगी। और नोबेल पुरस्कार के बाद मेरा यह विश्वास और दृढ़ हुआ है। जैसे हम बच्चों की दास्तां की जो बात करते हैं, दास्तां के बारे में, तो एक होता है ना, जैसे गरीब माँ बाप या निम्न मध्यम वर्गीय माँ बाप जो चाहकर भी, उनकी ड्यूटी है लेकिन चाहकर भी अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाते, तो उन्हें तो कुछ तो अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ तो करना होगा। देखिए, ये एक पूरा का पूरा सोच है, एक दृष्टिकोण बन गया है समाज में, और वो चलता रहता है चक्कर की तरह। हमें 2-3 बातें समझना चाहिए। पहली बात तो ये कि सारी दुनिया में लगभग 17 करोड़ बच्चे पूर्णकालिक बाल मजदूरी करते हैं, और लगभग 20 करोड़ वयस्क लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगार वयस्क ज़्यादातर वो लोग हैं जो इन बच्चों के माँ बाप या बड़े भाई बहन हैं। तो अब बुनियादी सवाल ये है कि अगर दुनिया में 17 करोड़ रोजगार थे खाली, तो बच्चों को क्यों दिए गए हैं? बच्चों के माँ बाप को दे दो भाई, उनके भाई बहनों को दे दो, ताकि कई समस्याओं का एक साथ समाधान हो सके। अगर वयस्कों को रोजगार मिलेगा तो वो ज़्यादा मजदूरी पाएंगे, ज़्यादा आमदनी उनकी होगी, ज़्यादा
मानवीय और मानव अधिकार की स्थितियों में काम करेंगे वो अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, और उसके बदले में बच्चों को स्कूल जाने का मौका मिलेगा। तो समाज को, सरकारों को, सबको ये संबंध देखना चाहिए। और दूसरा है बड़ा नैतिक सवाल कि बच्चे किसी भी गरीबी के लिए जिम्मेवार नहीं है। इसी तरह ना वो किसी प्राकृतिक आपदा के लिए जिम्मेवार हैं, ना वो किसी युद्ध और हिंसा के लिए जिम्मेवार हैं, ना उन्होंने देशों का बंटवारा किया, ना समाजों का बंटवारा किया, लेकिन फिर भी वो इसके पीड़ित हैं, वो इसके विक्टिम हैं। तो समाज की भी एक नैतिक जिम्मेवारी है कि वो सुनिश्चित करे कि जिस पाप के वो भागीदार नहीं हैं या जिसको बनाने वाले नहीं हैं, पाप दूसरे ने किया है और भुगत रहे हैं वो, तो ये भी तोड़ना जरूरी है। फिर हमें तीसरी चीज एक और जो महत्वपूर्ण है वो ये कि जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं वो दुनिया है जानकारी की, सूचना की, ज्ञान की दुनिया, और उसी से सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, आर्थिक परिवर्तन हो रहा है, बाजार उसी से नियंत्रित है। तो अगर इन बच्चों को बाल मजदूरी में या इस तरह के कामों में धकेला गया तो वो शिक्षा से, जानकारी से, सूचना से वंचित रह जाएंगे, रह ही रहे, तो कभी भी समाज की मुख्यधारा में नहीं आ सकते वो। और अगर इतनी बड़ी संख्या में बच्चे इससे वंचित रहेंगे तो समाज में तनाव बढ़ेगा, हिंसा बढ़ेगी, अन्याय बढ़ेगा, शोषण बढ़ेगा, गैर बराबरी बढ़ेगी। इस सबको अगर रोकना है, यानी कि एक शांतिपूर्ण समाज का निर्माण करना है, तो अभी से सुनिश्चित किया जाए कि सब बच्चे अच्छी पढ़ाई हासिल कर सकें। इसमें जैसे एक चीज होता है, ये बच्चों के प्रति जो शोषण हो रहा है उसको रोकना एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है समाज की। साथ साथ में उन्हें रिहैबिलिटेशन कैसे किया जाए, ये भी सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, जब बच्चे इन हालतों से छूटते हैं तो उनका मनोवैज्ञानिक, मानसिक पुनर्वास जरूरी है, आर्थिक पुनर्वास जरूरी है, शैक्षणिक पुनर्वास जरूरी है। तो शैक्षणिक और आर्थिक पुनर्वास की जिम्मेवारी तो सरकार को ही निभानी पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसमें मदद करना चाहिए। जो गरीब देश हैं उनके बच्चों को पुनर्वासित कैसे किया जाए, अगर उनके पास संसाधन नहीं है और सरकारें ईमानदारी से काम करना चाहती हैं, तो उन बच्चों की पढ़ाई और पुनर्वास के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आगे आए और प्राथमिकता दे बच्चों के लिए। हम हमेशा कहते हैं कि जो ओवरसीज डेवलपमेंट एड है उसका एक बड़ा हिस्सा, कम से कम उसका 6% हिस्सा बच्चों की पढ़ाई पर खर्च किया जाना चाहिए और दिया जाना चाहिए वहाँ से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो अगर बच्चों की पढ़ाई पर, अच्छी शिक्षा पर और पुनर्वास पर खर्च होगा पैसा, कम से कम 6% सारे ODA का, तो बहुत सारे गरीब देशों को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने जो कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सामने आ रहा है ये सब करने के लिए, तो जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो भी डोनेशन इकट्ठा होता है, आपकी नज़रों में क्या वो सही प्रयोग हो रहा है? देखिए, ये कह पाना मुश्किल है क्योंकि मैं तो इसका जांच पड़ताल का काम नहीं करता हूँ। जो लोग एजेंसियां करती हैं वही करती हैं या डोनर वाले करते होंगे, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि दोनों तरफ से, जो रिसिपिएंट, जो लेने वाले देश हैं और जो देने वाले देश हैं, दोनों बच्चों को प्राथमिकता दें और ठीक ढंग से वो पैसा खर्च किया जाए, उसका ठीक ढंग से मूल्यांकन हो, और वो मूल्यांकन में कहीं ना कहीं वो बच्चों को केंद्रित करके मूल्यांकन किया जाए। क्योंकि सरकारी स्तरों पर दो सरकारों के बीच में मूल्यांकन हो रहा है, देने वाले और लेने वाले के बीच में मूल्यांकन हो रहा है, तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चों को उससे हासिल क्या हुआ। हम तो कहते हैं बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाए, एक नया तरीका सोचा जाए कि जिन बच्चों के लिए खर्च हुआ है या जिन बच्चों के लिए पैसा आया या दिया गया है, उन बच्चों को भी उसमें शामिल किया जाए, उनके प्रतिनिधियों को। आज की दुनिया में एक चीज और देखने को मिल रही है कि जैसे बच्चे, हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा हर क्षेत्र में अव्वल हो। उस अव्वलता के चक्कर में उनके ऊपर मानसिक रूप से शोषण होता रहता है, जो कि माँ बाप अनजाने में करते रहते हैं। उस चीज को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, जिस तरह के विकास की प्रक्रिया में हम लोग शामिल हो चुके हैं वो बाजार केंद्रित विकास है। वो मानव संसाधन और मानव मूल्यों पर आधारित विकास नहीं है। मानव संसाधन को भी बाजार का हिस्सा कैसे बनाया जाए, इसमें विकास किया जा रहा है। तो सारा का सारा पढ़ाई हमारी, सारी की सारी हमारी कोशिश सरकारों की, समाज की होती है कि जो एक बड़ा, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ व्हील, जो पूरा जो तरक्की का, समृद्धि का पहिया घूम रहा है, उसमें हम कहाँ फिट हो जाएं, इसी में लगे हुए हैं हम।
यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रतियोगिता में दौड़ के हम कैसे हासिल कर सकते हैं। हमारे साथियों को पीछे छोड़ दें, परिवार को पीछे छोड़ दें, सगे भाई को पीछे छोड़ दें, माँ बाप को पीछे छोड़ दें, हम आगे बढ़ जाएं। ये आपाधापी मची हुई है और इसको बढ़ाया जा रहा है। इस आपाधापी के चलते सामाजिक संबंधों का सत्यानाश हो रहा है, एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का सत्यानाश हो रहा है, क्योंकि सब तो अपनी अपनी दौड़ में लगे हुए हैं। तो हमारी कोशिश है, मैं जो बार बार कह रहा हूं, करुणा का वैश्वीकरण करो और बच्चों को केंद्रित करके करुणा का वैश्वीकरण जब होगा तो हम केवल बच्चों के नाम पर रोएंगे नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए ऐसा समाज बनाएंगे जो समाज सभी के लिए कालांतर में सुखदायी समाज होगा, बेहतर समाज होगा, शांतिपूर्ण समाज होगा, समृद्ध समाज होगा। हम बच्चों के साथ अत्याचार कई तरह के तरीके से करते हैं और एक अत्याचार ये भी है कि हम उनको उस दौड़ में जबरदस्ती दौड़ा रहे हैं, धकेल रहे हैं। कम से कम थोड़ा वक्त निकालें। अब बच पाना मुश्किल है आसानी से, लेकिन घंटे 2 घंटे के वक्त बच्चों से बात करने में गुजारें, उनके साथ दोस्ती का रिश्ता करें, उनसे सलाह मशविरा करें। केवल उनको पैम्पर करना या उनको पिज़्ज़ा दिला दिया, किसी रेस्टोरेंट में खिला दिया, आइसक्रीम दिला दी, चॉकलेट दिला दी, अच्छे जूते कपड़े ब्रांडेड दिला दिए, तो हम सोचते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया और इसके बाद बाकी समय में हम उनको उस चक्की में धकेल रहे हैं कि तुम इस ग्रोथ व्हील का पहिया बनो, यानी कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, प्रतियोगिता के समाज में घुसो और लड़ो मरो आपस में, कुछ भी करो, लेकिन ज़्यादा नंबर लाओ, ज़्यादा कैरियर बनाओ, ज़्यादा बड़े पैकेज में नौकरी करो। तो बहुत बुरा कर रहे हैं हम बच्चों के साथ। सबसे बुरा कर रहे हैं हम कि उनकी रचनात्मकता को, उनकी इनोवेशन को, उनकी क्रिएटिविटी को मार रहे हैं। तो कृपा करके हम थोड़ा बहुत वक्त अगर लगाएं इसे कंपनसेट करने के लिए, तो उन पर भरोसा करें, उन पर विश्वास करते हुए सम्मान करें उनका, उनकी बात को सुने और अगर ठीक बात कर रहे हैं वो, तो उसके आधार पर हम अपने परिवार में फैसले लें। ये काम हम सब कर सकते हैं, मध्यवर्गीय समाज के लोग। प्रयास करें, कल से शुरू करें। फिर से ले वहां एक छोटो सो ब्रेक। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न। मह जोडीका 2 पात्र मध्ये एक हरिवंश आचार्य हुन् भने अर्को पात्र को हुन्? अप्सन ए मदन कृष्ण श्रेष्ठ, अप्सन बी मदन दास श्रेष्ठ, अप्सन सी सन्तोष पन्त र अप्सन डी मनोज गजुरेल। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, सेन्चुरी कुरमुरेको गिफ्ट ह्याम्पर प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई, कलर्स मोबाइल X18 हिरो प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई, सीजी को हटपट प्रत्येक महिना 1 जनालाई, विभिन्न विशेषता भएको आईएफपी को माइक्रोवेभ ओभन प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलोजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको स्वागत है। आओ फिर से बातचीत में आगे बढ़ावा नोबेल शांति पुरस्कार 2014 का विजेता कैलाश सत्यार्थी जी का साथ है। अच्छा, आप जैसे आज तो आपके पीछे सारी दुनिया लग गई है, लेकिन जिस समय आपने इस चीज में हाथ डाला था, उस समय अपनी बात को स्टैब्लिश करने में कितना जोर आया था? देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं था, बहुत मुश्किल पड़ी। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए एक कहना चाहता हूं कि गांधी जी ने हम जैसे लोगों के लिए बहुत साल पहले, 60, 70, 80, 100 साल पहले, पता नहीं कितने साल पहले, एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में मैं बताऊंगा, हिंदी में भी बता दूंगा। फर्स्ट दे इग्नोर, पहले वो आपको एकदम दरकिनार कर देंगे, तवज्जो ही नहीं देंगे आप पर। देन दे लाफ एट यू, तो जब आप कोई चीज नहीं करेंगे तो वो मजाक बनाएंगे, कोई नया काम करेंगे आप, जो मुद्दा है ही नहीं उसको मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे तो वो आपका मजाक बनाएंगे। वो मतलब पूरा वातावरण। एंड देन दे फाइट विद यू, फिर वो आपसे झगड़ा करेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि आप उनको चुनौती दे रहे हैं। और फाइनली यू विल विन, अंत में आप जीतेंगे। तो हमारी यही राह है, मेरा रास्ता यही है। लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि मैं कहीं जीत गया हूं अभी।
ये जो कुछ हो रहा है ये मेरे जीवन का, मेरे काम का, मेरे अभियान का कॉमा है, थोड़ा थोड़ा पड़ाव है। फुल स्टॉप तो तब लगेगा जब दुनिया का हर बच्चा मुस्कुराता हुआ आज़ादी के साथ पढ़ रहा होगा और बढ़ रहा होगा। इस तरीके के मुहिम में जो लगते हैं एक्टिविस्ट, उनको सामान्यतया शुरुआत में जब लगते हैं घर वाले सबसे पहले सपोर्ट नहीं करते कि ये फालतू के धंधे में। नहीं, मेरे साथ उल्टा है भाई, मेरे साथ तो मेरा पूरा घर, मैं वो हमारे यहाँ गुरु तेग बहादुर की परंपरा रही कि भाई कोई और आगे तैयार नहीं हो रहा तो चलो अपने बच्चों को ही कुर्बानी दे दो। तो मैंने अपनी पत्नी और मैंने मिलकर शुरुआत की इस चीज़ की। पत्नी को बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ी, बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, बहुत खतरे झेलने पड़े। मेरे बच्चे हुए पैदा तो वो इसी वातावरण में पले बड़े, धमकियों में, हमलों में, मेरे साथियों पर हमलों में, रोज रोज के तनाव में, झगड़ों में, और उस सब तरह की चीज़ों में जब लोग मजाक बना रहे हैं, जब लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो उनकी भी परवरिश ऐसे हुई। तो वो इस अभियान का हिस्सा बने और जिम्मेवारी से कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके ये हुआ है, लेकिन मुझे गर्व है कि मेरे परिवार के कारण ये संभव हो पाया है कि मैं जो भी हासिल कर पाया हूँ समाज के लिए, अपने लिए तो मुझे कुछ हासिल करना नहीं है, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो नोबेल प्राइज़ है वो मेरे लिए है ही नहीं है। ये नोबेल प्राइज़ आपके लिए है, सबके लिए है। जो मेरी बात सुन रहे हैं नेपाल में, उनके लिए भी है, क्योंकि ये उन्हीं का है, ये मेरा अकेले का नहीं है। अगर नेपाल की माता पिता, अगर नेपाल के बच्चे आज़ादी के लिए इतने लालायित ना होते और हमसे ज़्यादा त्याग करके, 1000 गुना त्याग करके, धक्के खा के, घर बार सामान बेच के जो हमारे पास आते हैं, तो हम उनके त्याग को, उनके जज्बे को सलाम करते हैं, और उसी जज्बे के परिणाम स्वरूप आज कम से कम हम लोग साउथ एशिया में नोबेल पीस प्राइज लेकर बैठे हैं। धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत अच्छा, धन्यवाद। और आपकी आगे की यात्रा और शुभ रहे, ये शुभकामना। आपकी सबकी हमें सहयोग की जरूरत होगी। बहुत धन्यवाद। अभी आप बातचीत कर रहा था सामाजिक अभियंता और नोबेल पुरस्कार विजेता, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2014 विजेता कैलाश सत्यार्थी जी के साथ गए, और आप लोग इनकी बात सुना। ये बातचीत पर आप लोग जरूर से गौर करोगा, और आने दिना में बच्चा लोगों पर जो शोषण हुआ है वो धीरे धीरे दूर होते जावे, यह कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम, और ई हफ्ता को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, युसुफ मलालाका साथ संयुक्त रूपमा नोबेल शान्ति पुरस्कार 2014 प्राप्त गर्ने अर्का व्यक्ति को हुन्? ऑप्शन ए कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन बी बाराक ओबामा, ऑप्शन सी मोहम्मद यूनुस र ऑप्शन डी सिमोन पेरेज। यसको सही उत्तर हो ऑप्शन ए कैलाश सत्यार्थी। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 98 018 79 79 91 97 49 53 54 65 98 16 42 61 25 98 41 98 0 418 98 41 36 66 43। सेन्चुरी कुरमुरेको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ताहरू 98 46 0 95 743 98 60 31 10 86 98 41 56 70 71 98 51 0 82 734 98 0 10 0 22 97। बधाई छ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, मह जोडीका 2 पात्र मध्ये एक हरिवंश आचार्य हुन् भने अर्को पात्र को हुन्? ऑप्शन ए मदन कृष्ण श्रेष्ठ, ऑप्शन बी मदन दास श्रेष्ठ, ऑप्शन सी सन्तोष पन्त र ऑप्शन डी मनोज गजुरेल। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, सेन्चुरी कुरमुरेको गिफ्ट ह्याम्पर प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई, कलर्स मोबाइल एक्स 18 हिरो प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई, सीजी को हटपट प्रत्येक महिना 1 जनालाई, विभिन्न विशेषता भएको आईएफपी को माइक्रोवेभ ओभन प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही।
अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मने भी इजाजत दो। और इन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो है तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो nepal@himalaytv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी यहाँ आपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो। और पुराना अगर कोई एपिसोड देखना हो है तो यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो। और अब आप लोग माने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार। पालकी में बैठोए म्हारी घरनार, पालकी में बैठो थे म्हारी घरनार।